चलिए स्टार्ट करते हैं ये लास्ट पैराग्राफ, जो कि आपके बुक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के 3rd चैप्टर से लिया गया, जिसके जो रचयिता है वो कुंवर नारायण सिंह जी हैं। और इस कविता में कवि जो है वो अपने भाव को व्यक्त करने का तरीका बता रहा है, और ये चीज़ बता रहा है कि अगर हम अपने भाव को लोगों के सामने रखना होता है, या अगर हमें अपने भाव को लोगों के सामने व्यक्त करना होता है, तो हमें बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत सरल और साधारण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे ये चीज़ होता है कि हम आसानी से अपनी बातों को लोगों के सामने रख देते हैं, सामने वाले हमारी बातों को सुन भी लेता है, समझ भी लेता है और उसके भाव को ग्रहण भी कर लेता है। और अगर वो हमारी बातों के भाव को ग्रहण कर लेगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रभाव है उस पर अच्छा पड़ेगा। तो यहाँ पर कवि वही चीज़ बता रहा है कि अगर हमें अपनी बातें रखनी होती हैं तो बहुत सहजता के साथ रखनी चाहिए। यहाँ पर कवि खुद का एक उदाहरण दे रहा है और कह रहा है कि उसने एक बार ऐसा प्रयास किया था, उसने अपने काव्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे भाषाओं का और भाषाओं में बहुत ऐसे आने वाले प्रभावपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहा ताकि उसकी कविता और बेहतर बन सके। लेकिन यहाँ पर वो बेहतर बनने की बजाय वो कविता जो है वो शब्दों के जाल में धीरे धीरे क्या होती गई, उलझती चली गई, और जो उसका प्रभाव था वो क्या हो गया, धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोता चला गया। जो उसका अर्थ था वो अपने आप में ही क्या होता गया, गुम होता चला गया। तो कवि यही चीज़ बता रहा है कि उसने भी एक बार एक काव्य का निर्माण करना चाहा। बात बहुत सीधी थी, इस कविता का जो शीर्षक है वो यही है कि बात सीधी थी पर, ठीक है, पर के आगे यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप नहीं है या फिर बात को पूरी नहीं बोला गया। तो कहने का मीन्स कवि का सिर्फ इतना ही है कि बात बहुत सीधी थी पर, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी बातों को और बेहतर बनाने के चक्कर में तरह तरह के भाषाओं का प्रयोग किया, जिसके कारण से उसकी कविता जो है वो क्या होती गई, और जटिल होती गई। तो यहाँ पर कवि यही चीज़ कहना चाह रहा है कि हमें अपनी बातों को बहुत सरलता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। कवि यहाँ पर कह रहा है कि उसने जब अपने काव्य का निर्माण किया तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, और धीरे धीरे जो शब्दों के जाल में वो क्या होता गया, उलझता चला गया। और जब वो अपने शब्दों के जाल में उलझ रहा था तो वहाँ पर उसने ये काम नहीं किया कि वो वहाँ पर रुके, थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे, अपनी गलतियों को ढूंढे। यहाँ पर उसने ये काम नहीं किया, बल्कि क्या किया, अपनी बातों को और प्रभावी बनाने का उसने प्रयास किया, और सारे जटिल शब्दों का प्रयोग उसमें करता चला गया। जिससे ये हुआ कि जो सामने वाले सुनने वाले लोग थे वो क्या हो गए, वो तमाशा देख रहे थे और उसके ऊपर व्यंग कर रहे थे। उसकी तारीफ़ तो कर रहे थे, लेकिन उन तारीफ़ों में भी क्या था, उनका मजाक या उनका व्यंग छिपा हुआ था। तो कवि यही चीज़ कह रहा है कि अगर हमें अपनी बातों को रखनी चाहिए तो बहुत सरलता के साथ, बहुत सहजता के साथ रखनी चाहिए। कवि यहाँ पर यही कह रहा है कि हमारी बातों को सुनकर या हमारे काव्य को सुनकर लोग तमाशा देख रहे थे और उस पर व्यंग कर रहे थे। फिर यहाँ पर कवि ये लास्ट वाले पैराग्राफ में कहता है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ कि, और या फिर कवि को किस बात का डर था, कवि को इसी बात का डर था कि वो जो भाव व्यक्त करना चाह रहा है वो भाव सही ढंग से व्यक्त हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो शब्दों के जाल में उलझ जाए। और लास्टली वही हुआ जिसका कवि को डर था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से, जोर ज़बरदस्ती कहने का मीन्स क्या है, यानी कि बार बार तरह तरह के अनेकों प्रयास करने से, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मर गई में मतलब होता है, एक कहावत है, मुहावरा है, मतलब कि बात का जो भाव है, एक्चुअल जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो क्या हो गया, अपने आप धीरे धीरे क्या होता गया, ख़त्म होता गया। जैसे एक नट बोल्ट होता है ना, अगर हम उसको बहुत टाइट करते हैं तो क्या होता है, वो फ्री हो जाता है, वो बहुत अच्छे से कस नहीं पाता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि अगर हम बात को बार बार बहुत बेहतर तरीके से कहने का प्रयास करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे बात का जो भाव है वो अपने आप धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कवि यही चीज़ कह रहा है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को यही डर था कि कहीं वो अपनी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, यानी कि बार बार अनेकों तरह के प्रयास करने से, तरह तरह के शब्दों को उसमें प्रयोग करने से बात की जो सार्थकता थी या बात का जो भाव था वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। साधारण सी बात है कि अगर हम जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया उसमें जो सही ढंग से भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके जो भाव थे वो भाषा के चक्कर में क्या हो गया, उसी में घूमते रह गए और उसकी बातें सही ढंग से लोगों के सामने नहीं रखा पाई। तो यहाँ पर वही वो कह रहा है कि और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, यानी कि उसके भाव जो है वो धीरे धीरे अपने अर्थ को क्या हो गए, खोते चले गए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक।
कवि क्या हो गया, लास्टली हार गया। जब अपनी बातों को बहुत ढंग से नहीं रख पाया, तो यही होता है ना कि अगर हम बार बार किसी चीज़ को अटैम्प्ट करते हैं और होता है बार बार उसमें फेल होते हैं, तो कई सारे लोग क्या होता है कि अपने आप को हारा हुआ नहीं महसूस करते और फिर से रीस्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अरे यार ठीक है, अब जाने दो, जो नहीं सो जैसे वैसे हो जाए, किसी तरह से बस काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर कवि यही कहता है कि वो फिर से प्रयास नहीं करता है, बल्कि हार मान लेता है और जैसे वैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उस कविता का बस निर्माण कर देता है। लेकिन उस कविता में शब्द तो रहते हैं, लेकिन क्या होता है, भाव नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर वही कवि कह रहा है कि हार कर मैंने, लास्टली जब मैं बार बार प्रयास कर रहा था और प्रभावी शब्दों का प्रयोग करने का, ताकि उसकी कविता का भाव और बेहतर बन सके, और वो नहीं बन पा रहा, तो क्या हो गया, लास्टली वो हार जाता है। और हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। उसी जगह ठोक दिया कहने का मतलब है कि उसी जगह पर लाकर रख दिया, यानी जो मैं कहना चाह रहा था वो बहुत ढंग से कह नहीं पा रहा था, तो जैसे तैसे बस किसी तरह से उसका सेंस निकल जा रहा था, इतना उसके लिए काफ़ी हो गया था। ऊपर से तो ठीक ठाक, यानी ऊपर से तो देखने से वो तो कविता लग रही थी, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था, और पर अंदर से क्या था, उसमें कोई कसाव नहीं था। कसाव यहाँ पर कोई भी भाव से है, पर ना ऊपर से तो देखने से कविता लग रही थी, ऊपर से तो ठीक ठाक, यानी ऊपर से देखने से शब्दों का एक जाल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ किसी कविता का निर्माण हुआ है, लेकिन अंदर से ना तो उसमें कसाव था, लेकिन अंदर से क्या था, उसमें कोई भी कसाव या कोई भी भाव नहीं था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल लेती, यहाँ पर कविता का मानवीकरण किया गया, ठीक है। मानवीकरण में यही होता है ना कि हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स की तरह एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर कविता नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको एक इंसान के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। कविता बार बार हमारे साथ खेल रही है, हमारा मजाक करी, तो कहीं ना कहीं उस पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया गया। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। भाषा बहुत सिंपल सी है, बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो खड़ी बोली की भाषा हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इस कविता में कहीं भी आपको राइम्स या तुक नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कविता क्या हो गई, मुक्त छंद है, ठीक है, यानी कि छंद मुक्त कविता है। खड़ी बोली की या सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर है बात ने यहाँ पर देखिए कविता का मानवीकरण किया है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा है। यहाँ पर बात क्या थी, बात एक बच्चे की तरह खेल लेते, जैसे बच्चा नहीं किसी इंसान को बार बार परेशान करता है और सामने वाला परेशान होकर थक जाता है, वैसे ही वो बात भी क्या थी, वो भाव भी क्या था, कवि के साथ खेल रहा था। वो ये कह रहा था कि नहीं इन शब्दों का इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं ऐसे व्यक्त करो, इस तरीके से नहीं इस तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाए तो और बेहतर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो भाव थे या वो शब्द थे या वो जो बातें थी, वो कभी ना कभी वो जो बच्चे की तरह क्या करी थी, कवि के साथ खेल रही थी। और लास्टली कवि ये होता है कि हार जाता है। पसीना पोंछने का मतलब यही होता है ना कि हार जाना, थक जाना, निराश हो जाना। तो यहाँ पर वही है, बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। बात क्या थी, तरह तरीके से मैं उसको प्रस्तुत करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। यानी बात बार बार भाग रही थी और मैं उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो क्या करता, बार बार मेरे हाथ से वो निकल कर चली जा रही थी। यानी कि मैं बार बार उसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना चाह रहा था, लेकिन उसे मैं बेहतर ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, यानी मुझे हारता हुआ देखकर, थका हुआ देखकर, निराश देखकर मुझसे पूछा। किसने पूछा, उस कविता ने या फिर उस कविता के भाव ने मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना सीखा है, कि क्या तुमने कभी अपनी बातों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना सीखा है। क्या तुमने कभी सरल शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को रखना सीखा है। क्या तुम जानते हो कि कम शब्दों में भी भाव को किस तरीके से ग्रहण किया जाता है या फिर भाव को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। क्या तुमको कभी पता भी है कि बातों को रखने का तरीका क्या होता है। जब तुम्हें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तब तो तुम अब किसी काव्य का निर्माण कर पाओगे। जब तुम्हें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है तो तुम किसी कविता का निर्माण नहीं कर पाओगे, या फिर तुम कभी भी अपने बातों को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाओगे, या फिर कभी भी तुम अपने भाव को लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, या फिर अपना प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर नहीं छोड़ पाओगे। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि क्या तुमने, यहाँ पर कवि को बोला गया कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से, सहूलियत मतलब कि बहुत साधारण तरीके से, ठीक है, भाषा को सहूलियत से बरतना सीखा है, यानी कि लोगों के सामने प्रस्तुत करना जाना है कि किस तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत किया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है, किस तरह से अपना प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाषा को सहूलियत से बरतना कहकर कवि ने भाषा को
अपनाने पर बल दिया है, भाषा की सहजता पर बल दिया है। तो बहुत सारे इसमें इस काव्य की विशेषता है और यहाँ पर कवि यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें अपनी बातों को रखना होता है तो बहुत सहजता के साथ रखनी चाहिए, उसे शब्दों के जाल में घुमाना नहीं चाहिए या फिर शब्दों के जाल में डालकर उसे और भी जटिल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।